दोस्तों सबसे पहले बात मैं ब्रिटेन के चुनाव की करूंगा। आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं कि ब्रिटेन के अंदर जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे वो चुनाव हार चुके हैं, नए प्रधानमंत्री वहां पर बन चुके हैं। कैसे हैं ये नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, इनका इजरायलियों से यहूदियों से कैसा ताल्लुक है, सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ और भी मिडिल ईस्ट की खबरें हैं, सबको आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में मुसलमानों ने किसे वोट दिया है, हिंदुओं ने किसे वोट दिया है और कितने ऐसे मुसलमान हैं जो चुनाव जीते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 ऐसे फिलिस्तीनी समर्थक हैं जो चुनाव जीते हैं, जिसमें जेरेमी कॉर्बिन, शौकत एडम, अदनान हुसैन, इकबाल मोहम्मद, अयूब कहन। ये सारे के सारे वो कैंडिडेट हैं जो लेबर पार्टी से जीते हैं और ये सारे के सारे कैंडिडेट फिलिस्तीन को बहुत जमकर सपोर्ट करते हैं। हमेशा इनकी तरफ से फिलिस्तीन की आवाजें उठाई जाती हैं। 14 साल के बाद जो लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर चुनाव जीतकर सत्ता में आई है, फुल बहुमत से चुनाव जीता है, उसी के अब प्रधानमंत्री बनेंगे और उसी पार्टी में ये 5 लोग भी शामिल हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं, जो वोटिंग का परसेंटेज सामने आया है उसके मुताबिक हिंदू और मुसलमान बहुत सारे ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। हिंदुओं ने ज्यादातर वोट जो है वो लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स को ही दिया है, यानी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं ने ऋषि सुनक को वोट नहीं दिया। जबकि ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बना था ब्रिटेन का, तो हमारे देश के अंदर कैसी चर्चाएं हुई थी कि भारतवंशी बन गया है, हिंदुत्व को आगे लेकर चलता है, हिंदुत्व की बात करता है। बहुत सारी बातें हमारे देश की मीडिया ने दिखाई थी, लेकिन कैसा हाल किया है वहां पर इस ऋषि सुनक ने हिंदुओं का, मंदिरों को बंद करवा दिया, पुजारियों को वीजा देने पर रोक लगवा दी। सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। शायद इन्हीं सारी वजहों से ऋषि सुनक को हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स को हिंदुओं ने ज्यादातर वोट दिया है। आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो नया प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का, इनका नाम है कीर स्टारमर। ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री बने हैं, 14 साल के बाद इनकी पार्टी सत्ता में आई है। ब्रिटेन में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसकी महिला को भी एक अच्छा दर्जा दिया जाता है, उसकी महिला को प्रथम महिला कहा जाता है। तो इस प्रधानमंत्री की जो पत्नी है, जिसका नाम विक्टोरिया स्टारमर है, ब्रिटेन की प्रथम महिला बनने जा रही है। इस प्रधानमंत्री का ताल्लुक तो ज्यादा यहूदियों से नहीं है, लेकिन इसकी बीबी जो है वो यहूदियों को बहुत ज्यादा मानती है। हालांकि नास्तिक है इसकी बीबी, जो प्रथम महिला ब्रिटेन की बनने जा रही है, नास्तिक है। लेकिन विक्टोरिया स्टारमर हमेशा यहूदी समुदाय के साथ बहुत ज्यादा मजबूत संबंध बनाकर रखती है। नास्तिक होने के बावजूद भी यहूदी परिवारों में जो यहूदी परंपराएं होती हैं, जो यहूदी त्योहार होते हैं, उन सभी में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की बीबी हिस्सा भी लेती है। नास्तिक है लेकिन यहूदियों से बहुत ज्यादा लगाव रखती है। तो यहां से आप सब समझ ही गए होंगे कि ये जो नई सरकार ब्रिटेन के अंदर बनने जा रही है, ये किसके बारे में सोचेगी। ये सरकार भी यहूदियों का साथ जरूर देगी, क्योंकि जब भाई प्रथम महिला ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की पत्नी यहूदियों की इतनी खास दोस्त है, यहूदियों से इतनी मोहब्बत करती है, नास्तिक होने के बावजूद भी, इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फिर किसके इशारों पर नाचेंगे। फिलहाल ये वो देश है कि सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन इजराइल का साथ सभी देते हैं। भले ही अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की सरकार गिर जाए, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बन जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल का ही साथ देंगे। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिलहाल खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर फिलिस्तीन के बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे परिवार भी रहते हैं जिनके परिवार के लोग गाजा के अंदर इजरायली हमलों में मारे गए। उन सभी परिवारों को बुलाकर ईरान ने एक प्रोग्राम किया और दुनिया का सबसे ऊंचा फिलिस्तीनी झंडा फहराया। 1020 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक झंडा फ्लैग पोल पर फहराया। दुनिया का सबसे ऊंचा फिलिस्तीनी झंडा ईरान ने फैलाया और उन परिवार वालों को सम्मानित किया। दोस्तों, इजराइल का ये राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर, इसको आप अच्छे से जानते और पहचानते होंगे। जानते हैं। इसके बारे में इतनी खबरें बता चुका हूं आप लोगों को कि इसका चेहरा अब आप लोग नहीं भूलते हैं। कैसे कैसे ये बयान देता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर से इसने इजरायली जेलों में बंद कैदियों को मारने का ऐलान किया है, उनको फांसी देने का ऐलान किया है। इसका अगर बस चले तो ये किसी फिलिस्तीनी को छोड़े ही ना। लेकिन वो सरकार है कि थोड़ा सा दबकर चलती है, थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है इंटरनेशनल समुदाय का भी।
इस वजह से खुलकर ज्यादा फिलिस्तीनियों को इस तरह से जेलों में नहीं मारा जाता है। हालांकि टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जाता है जेल में, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, नहाने का भी टाइम ठीक से नहीं दिया जाता है, गंदगी में वो लोग पड़े रहते हैं। ये सब इसी की जुबानी से सामने आया है। फिलहाल इसका बस चले तो ये कुछ भी कर दे। इसी बात को लेकर कैबिनेट की बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बेन गविर के बीच काफी बहस भी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन गविर ने नेतन्याहू से कहा, हम यहां सिर्फ सजावट के लिए बैठे हैं, हमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, कोई भी आप फैसला लेते हैं उसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं होती है, इसका मतलब है कि आप अकेले और जवाबदेह रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह बहुत बुरी तरह से चिढ़ गया कि आप ही सारे फैसले ले रहे हो, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो यहां सिर्फ सजावट के लिए बैठे हैं, आपको ही जवाब देना होगा, आप ही जिम्मेदार होगे हर चीज के। बेन गविर ने जब इस तरह की बात कही तो वहां पर एक और मंत्री साहब बैठे हुए थे जिनका नाम है गिला गैमलियन। उन्होंने बेन गविर से कहा कि आप प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। इस पर बेन गविर ने कहा, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, यह सच है, अगर आप अकेले फैसला लेते हैं तो मुझसे सरकार का समर्थन करने की उम्मीद ना करें। वहां पर एक सरकारी महासचिव भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि रसोई घर हमेशा से ही कम रहा है। इस पर बेन गविर कहता है, अगर मैं इस छोटी रसोई का हिस्सा नहीं हूं तो आप उन 5 लोगों की अनदेखी कर रहे हैं जिन्होंने मुझे चुना है। अपनी छोटी रसोई में अकेले रहो, यानी अपनी छोटी कैबिनेट में अकेले रहो। काफी नोकझोंक बेन गविर और नेतन्याहू के बीच हुई है। यह चाहता है कि बस मार दो, सबको कब्जा कर लो, इसके हाथ में अगर सत्ता आ जाए ना तो ये तो नेतन्याहू से भी ज्यादा खतरनाक फैसले लेगा। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद हमारे सेनानियों ने बताया कि कल उन्होंने गाजा शहर के सुजैया पड़ोस में अल नजाज स्ट्रीट के पूरब में एक जटिल ऑपरेशन में 10 जायोनी सैनिकों को मार डाला। उन्होंने एक इमारत को निशाना बनाया जहां एक जायोनी बल को टीबीजी शेल से मजबूत किया गया था, फिर टारगेट करके इमारत की ओर बढ़े और बल के बचे हुए सदस्यों को भी मार डाला। अपनी वापसी के दौरान उन्होंने इमारत के अंदर एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट कर दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर विमानन ने मृत और घायल सैनिकों को निकालने के लिए हस्तक्षेप किया, यानी जो सैनिक घायल हुए थे या मरे थे उनको इजरायली सैनिक निकालने के लिए उस जगह पर पहुंचे। तो यह जानकारी अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से दी गई है। जब भी कोई घटना होती है तो दूसरे दिन ही उस घटना की जानकारी दी जाती है। तो 10 सैनिक एक जटिल ऑपरेशन में, कठिन ऑपरेशन में अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के मारे, ये कहना है अल कस्साम ब्रिगेड का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।